तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस पर अलग से नोट आ सकता है 5 नंबर का, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, फिर हम लोग करेंगे एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया और क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया। अब तुम्हारे पेपर में इन चारों में से कोई भी नोट आ सकता है, ज़्यादातर यही आएगा या फिर CML आ सकता है। तो करते हैं इसके बारे में शुरू, ठीक है। तो एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया के बारे में जानने से पहले कि तुम्हें इसे रट्टा ना मारना पड़े, तुम्हें एक चीज़ पता होनी चाहिए, और वो क्या है कि WBCs जो है तुम्हारे वो बनते कैसे हैं। सबसे पहला स्टेज आता है ब्लास्ट स्टेज, ठीक है। इसको हम माइलोब्लास्ट को ब्लास्ट स्टेज भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहला आ गया माइलोब्लास्ट, ये रट लो, ये रट लोगे ना तो काफ़ी चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। सबसे पहले आता है माइलोब्लास्ट, ठीक है। फिर प्रो माइलोसाइट, फिर माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, बैंड फॉर्म्स। उसके बाद तुम्हारे न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स वो बन जाएंगे, ठीक है। तो क्या था माइलोब्लास्ट, माइलॉइड सीरीज़ के सेल्स हैं ना, 2 सीरीज़ बनती है माइलॉइड सीरीज़ जब WBCs बन रहे हैं, एक होती है लिम्फॉइड सीरीज़, ठीक है। और जो WBCs हैं वो माइलॉइड में आते हैं, लिम्फॉइड में हमारे जो सेल्स आते हैं वो WBCs नहीं होते। तो इनके आगे माइलो वर्ड इसलिए लगा हुआ है, ठीक है। तो ये तो एक चीज़ तुम्हारी कॉमन होगी कि माइलो क्यों आ रहा है। तो सबसे पहला क्या है माइलोब्लास्ट, फिर क्या है प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट बनने वाला उससे पहले प्रोमाइलोसाइट, फिर माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, बैंड फॉर्म्स। क्या था बताओ, माइलोसाइट्स सबसे पहले माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट्स, ठीक है। फिर तो तुम्हें याद ही है बैंड फॉर्म्स, तो ये तुम्हें याद होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया पे, ठीक है। अब ये हेट्रोजीनस डिसीज़ है। हेट्रो मतलब होमो होता तो सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। मतलब अब तुमने जो पीछे सेल्स पढ़े कौन कौन से थे, माइलोसाइट, माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट्स, मेटामाइलोसाइट्स, ये सारे क्या आएंगे, इनमें से कौन कौन से आते हैं वो हम देखेंगे और क्यों आते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हेट्रोजीनस इसलिए लिख दिया क्योंकि एक नहीं आ रहा, अलग अलग आ रहे हैं, हेट्रोजीनस डिसीज़ है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन ऑफ मैलिग्नेंट माइलॉइड सेल्स। अब जो तुमने सेल्स पढ़े WBC वाले माइलॉइड सेल्स जो थे उनकी इनफिल्ट्रेशन होती है, मतलब वो जहाँ पे नॉर्मली बोन मैरो में बन रहे हैं, है ना, वहाँ से वो ब्लड में जा रहे हैं, बोन मैरो की दूसरी साइड्स पे जा रहे हैं और दूसरे टिश्यूज़ पे जा रहे हैं। मतलब उनकी इनफिल्ट्रेशन हो रही है, अपनी जगह छोड़ के कहीं जा रहे हैं, तभी तो उसको डिसीज़ बोलेंगे। अगर सही जगह पे तो क्या ही प्रॉब्लम है हमें, ठीक है। नॉर्मली एडल्ट्स में होता है, एक ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये होता क्यों है, क्योंकि हमारी मैच्योरेशन रुक जाती है माइलॉइड स्टेम सेल्स की अलग अलग एजेंट से। अब एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में क्या होता है, एक्यूट है ना, तो इसमें चाइल्ड्स में होगा, एक तो तुम याद रखो AC से, अडल्ट्स में होगा, सॉरी, इसको तुम याद रखो AA से, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, माइलॉइड सीरीज़ के जो सेल्स हैं ना वो मैच्योर नहीं हो पाते। अब मैच्योर नहीं हो पाते का क्या मतलब है कि नीचे को जाते हुए मैच्योर फॉर्म्स आ रही है क्योंकि न्यूट्रोफिल्स बन रहे हैं। अब ये सेल्स जो है मैच्योर नहीं हो पा रहे, तो इमेच्योर सेल्स कौन से हैं, माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट्स, ये ज़्यादा क्या दिखेंगे तुम्हारे सेल्स और सर्कुलेशंस में ये ज़्यादा दिख रहे होंगे। तो इसलिए हमने हेट्रोजीनस सेप्टाइड बोल दिया। अब इसमें से भी कौन कौन से दिखेंगे हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक तुम्हें समझ आ गया कि हेट्रोजीनस डिसीज़ है और इनफिल्ट्रेशन हुई है, मतलब माइलॉइड सेल्स जो हैं तुम्हारे अपनी जगह छोड़ के ब्लड में, बोन मैरो में और अदर टिश्यूज़ में जाना शुरू हुए, और एडल्ट्स में होता है, A से एक्यूट, A से एडल्ट में, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या है कि माइलॉइड स्टेम सेल्स जो हैं हमारे वो मैच्योर नहीं हुए, तो उनकी मैच्योरेशन की इनिबिशन की वजह से अब वो मैच्योर क्यों नहीं हो पाए, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, वो हम रीजंस बाद में बात करेंगे, जिनकी वजह से क्या हुआ, प्रिकर्सर माइलॉइड सेल्स जिससे मैच्योर सेल्स बनने थे वो प्रिकर्सर सारे इकट्ठे होते गए। यहाँ से समझ आ गया, अगर तुम्हें समझ आ गया यार तुम खुद लिख लोगे, रट्टा मारने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब इसको हमने 2 तरह से क्लासीफाई किया है कि मतलब क्लासिफिकेशन किस चीज़ की, हमारे जो माइलॉइड सेल्स आ रहे थे वो कौन से वाले माइलॉइड सेल्स आ रहे हैं और कितनी % आ रहे हैं, ठीक है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, हमने बोला था ब्लास्ट सेल्स, सबसे पहले सेल हमारे कौन से थे, माइलोब्लास्ट सेल्स। तो नॉर्मली सबसे ज़्यादा कौन से सेल्स आएंगे, कॉमन सेंस लगाओ, माइलोब्लास्ट सेल्स ही आएंगे, तभी उसे हम एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इमेच्योर सेल्स आने हैं जो मैच्योर नहीं हो पाए। तो सबसे ज़्यादा इमेच्योर कौन से हैं, माइलोब्लास्ट, ब्लास्ट सेल्स ना। तो अगर
फैब क्लासिफिकेशन के अंडर एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया हम तब बोलेंगे बॉडी के अंदर हुआ है जब 30% ब्लास्ट सेल्स आ रहे हैं, 30% से ज़्यादा। बट जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसने इसको मॉडिफाई कर दिया है एंड उसके अकॉर्डिंग अगर 20% से ज़्यादा ब्लास्ट सेल्स आ रहे हैं तो उसको माइलोइड ल्यूकीमिया है। ठीक है, अब बात करते हैं फैब क्लासिफिकेशन की। ये थोड़ी सी डरावनी लगती है बट अगर आप समझ के करोगे ना तो ईजी है लिखना। ठीक है, अब इसकी क्या है, FAB की फुल फॉर्म क्या है यार, कुछ तो थी मैं भूल गई, अब देख लेना तुम लोग को, फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, अब 8 सब टाइप्स है इसकी, अब समझो ध्यान से। अब हमने बोला था कि माइलोब्लास्ट सेल्स हमारे इंक्रीज़ होने हैं। ठीक है, अब माइलोब्लास्ट सेल्स हमारे एकदम से इंक्रीज़ तो नहीं होंगे, पहले तो कुछ होगा ना कि ये नॉर्मल सेल पड़ा है और ये तुम्हारे अब नॉर्मल कैंसर सेल्स बन रहे हैं या माइलॉइड सेल्स बनने शुरू हो गए तुम्हारे एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया वाले। तो सबसे पहले क्या होगा कि मिनिमली डिफ्रेंशिएटेड होंगे, मतलब कि वो थोड़े बहुत डिफ्रेंशिएटेड क्या होंगे, रिजेम्बलेंस विद पेरेंट सेल। मैंने न्यूप्लेजिया की वीडियो में तुम्हें बताया था। ठीक है, रिजेम्बलेंस विद पेरेंट सेल होगा इसमें। अब एम नॉड, तो एम नॉड अभी शुरू ही हुआ है, मिनिमली डिफ्रेंशिएटेड AML, मतलब अभी इतना उसकी रिजेम्बलेंस लॉस नहीं हुई। अब इसमें क्या हुआ, ब्लास्ट सेल की ही बात आएगी। ब्लास्ट सेल ने साइटोलॉजिकल एंड साइटोकेमिकल फीचर्स जो है लॉस कर दिए। अब धीरे धीरे ब्लास्ट सेल ने इमेच्योर दिखना है, वो वाले सेल्स ही दिखने हैं ना, तो उनके डिफ्रेंशिएटेड साइटोलॉजिकल और साइटोकेमिकल चले गए, बट उनके पास अपना एंटीजन है अभी भी, जिसकी वजह से वो माइलॉइड सेल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या हो गया, मिनिमली डिफ्रेंशिएटेड तुम्हारे माइलॉइड सेल्स आ गए। अब इसमें क्या है कि माइलो पेरोक्सिडाइज पॉजिटिव होगा। अब इसमें याद रखो, जब भी तुम्हारे ना माइलोब्लास्ट सेल होंगे ना, तो माइलोब्लास्ट के लिए हम जो मार्कर्स ले रहे हैं ना, वो है हमारा माइलो पेरोक्सिडेज। ये रट लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया, कलर चेंज करते हैं हम लोग पर। ठीक है, एम नॉट समझ आ गया कि मिनिमली डिफ्रेंशिएटेड एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, अभी एनाप्लास्टिक नहीं हुआ, बिल्कुल उसकी डिफ्रेंशिएशन गायब नहीं हुई। ठीक है, इसमें क्या है, ब्लास्ट सेल्स लैग करेंगे साइटोलॉजिकल एंड साइटोकेमिकल। अब माइलो पेरोक्सिडेज रट लो, ये हो गया तुम्हारा एम नॉट। उसके बाद तुम्हारा आ गया M1। अब हमारा जो ब्लास्ट सेल्स हैं उनकी थोड़ी बहुत मैच्योरेशन शुरू हो चुकी है, तो AML विद मैच्योरेशन। अब इसमें क्या है, माइलोब्लास्ट प्रीडोमिनेट करेंगे, वही बात मैंने तुम्हें बोला था, प्रकर्सर सेल कौन सा है, माइलोब्लास्ट, तो वो प्रीडोमिनेट करेंगे। ठीक है, अब उसमें ग्रैनुल्स हो भी सकते हैं और ऑरॉल्स। एक ये याद रखना, जो हमारा AML है ना, उसका फीचर है ऑरॉल्स, ये कहीं और मत घुसा के आना प्लीज़। ठीक है, AML के साथ ऑरॉल्स लिखना अगर तुम्हारा लिखने का मन हो रहा है बहुत ज़्यादा ये वर्ड। ठीक है, तो AML क्या है तुम्हारा विद मैच्योरेशन में M1 होगा। इसमें क्या है कि माइलो पेरोक्सिडेज हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब तुम्हारा आ गया M2। M2 क्या है, विदाउट मैच्योरेशन कर लो। सबसे पहले विदाउट मैच्योरेशन आएगा, फिर विद मैच्योरेशन आएगा, ये ध्यान रखना। पहले भी मैच्योर नहीं हुआ, फिर मैच्योर होना शुरू हुआ। ठीक है, अब माइलोब्लास्ट जो है हमारा, माइलोब्लास्ट की ग्लीसाइड्स की आज थी प्री माइलोसाइट, फिर हमारी माइलोसाइट्स थी। तो इसमें क्या होगा, प्री माइलोसाइट्स भी दिखेगा, माइलोसाइट्स भी दिखेगा और प्रोमेटोमाइलोसाइट्स भी दिखेंगे। इमेच्योर सेल्स की स्टेजेस बढ़ती जा रही है। ठीक है, और इसमें क्या ऑरॉड्स भी दिख रही हैं, ये बात आ गई। और माइलोसाइट ज़्यादा पॉजिटिव होगा क्योंकि अब देखो तुम्हारे इसमें प्रिकर्सर सेल ज़्यादा आ गए, तो माइलो पेरोक्सिडेज, माइलोब्लास्ट, माइलोसाइट्स, प्रीमेटोमाइलोसाइट, इन सब के लिए हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब तुम्हारा आ गया M3। अब यहाँ तक पहले देखो, अब यहाँ पे तुम देखो हमने अभी तक क्या किया है, M नोट किया कि अभी मिनिमली डिफ्रेंशिएटेड है, इसमें ब्लास्ट सेल्स दिखेंगे बट उनकी साइटोलॉजिकल और साइटोकेमिकल कोई फीचर नहीं है, माइलो पेरोक्सिडेज पॉजिटिव होगा। फिर हमने बोला M1 जिसमें मैच्योरेशन नहीं शुरू हुई अभी। ठीक है, और इसमें फीचर्स क्या है, और रोड्स लिखना है, माइलोब्लास्ट जो है वो प्रीडोमिनेट कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया M2। अब मैच्योरेशन होनी शुरू हो चुकी है। अब खुद सोचो यार, मैच्योरेशन होनी शुरू होगी तो ब्लास्ट के बाद कौन से सेल आना शुरू हो जाएंगे, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट और प्रोमेटामाइलोसाइट्स। ठीक है, अब हमारे आगे, अब हमने माइलोसाइट्स, अब हमने माइलोब्लास्ट पहले में कर लिया था, फिर हमने किया प्रोमाइलोसाइट। ठीक है, फिर हमने माइलोसाइट, प्रोमेटामाइलोसाइट। ठीक है, पर इसमें ध्यान रखना, हमने माइलोसाइट भी कर लिया, प्रोमेटामाइलोसाइट्स भी कर लिया। अब हमारे आगे प्रोमाइलोसिटिक, वो हमने छोड़ दिए थे, तो उसको हमने अलग से लिखा कि वो M3 में जो होते हैं हमारे प्रोमाइलोसिटिक सेल्स होते हैं, तो ये ध्यान रखना, प्रोमाइलोसिटिक को हमने अलग से भी लिया है। अब इसमें क्या है, प्रोमाइलोसाइट्स जो हमारे हाइपरग्रैनुलर हो सकते हैं या हाइपोग्रैनुलर हो सकते हैं, और ऑरॉड्स, मैंने तुम्हें बोला AML में ऑरॉड्स लिखना है और कहीं मत घुसा के आना, तो इसमें क्या होगा, माइलो पेरोक्साइड पॉजिटिव। ठीक है,
अब हमारा क्या है, अब हमने बोला था कि धीरे धीरे जो हमारे ये वाले से बेसिकली न्यूट्रोफिल्स बनने हैं। अब ये वाला पाथवे कंपेरेटिवली कम हो गया तो मोनोसाइट्स जो है कंपेरेटिवली ज़्यादा बनेंगे। तो अब हमारा क्या होता है, प्रोमाइलोसाइट्स के साथ हमारे मोनोसाइट्स दिखना शुरू हो जाते हैं, ये दोनों इकट्ठे फीचर्स दिखना शुरू हो जाते हैं। तो M4 में क्या हो रहा है, प्रोमाइलोसाइट्स दिख रहे हैं हमारे और हमारा मोनोसाइट्स दिख रहा है। तो माइलो मोनोसिटिक मतलब माइलॉइड सीरीज़ वाले सेल्स भी दिख रहे हैं जो हमने वो बोल रहे हैं अभी तक, माइलोसाइट्स, मेटामाइलोसाइट, प्रोमाइलोसाइट्स और मोनोसिटिक सेल्स भी तुम्हारे दिखना शुरू हो गए। इसको बोलते हैं नैगिली टाइप, ठीक है, नैगिली टाइप। अब इसके क्या है, मेच्योर सेल्स ऑफ माइलॉइड सीरीज़ दिखना शुरू हो गए और मोनोसिटिक सीरीज़ वाले सेल्स भी दिखना शुरू हो गए हैं, ठीक है। माइलॉइड वाले M2 वाले दिखेंगे, M2 वाले कौन से हैं, विद मैच्योरेशन वाले दिखेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, अब तुम्हारे मोनोसाइट्स भी आ गए। तो मोनोसाइट्स का मार्कर कौन सा है, नॉन स्पेसिफिक एस्ट्रेस, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। और माइलोपेरोक्सीडेज तो होगा ही पॉजिटिव क्योंकि माइलॉइड सीरीज़ के भी सेल है। फिर अब अकेले ही मोनोसाइट्स आना शुरू हो गए तो उसे हम बोलेंगे एक्यूट मोनोसिटिक लुकीमिया। तो इसमें क्या है, शेलिंग टाइप्स, नैगिली, नई गिल्ली याद रख लो, गिल्ली नहीं है, और शिलिंग, शिलोंग में बारिश नहीं हुई, नहीं गिल्ली। शिलोंग में वैसे बहुत बारिश होती है ना, तो नहीं गिल्ली। शिलोंग में शीलिंग लिखना है, शिलोंग ही मत लिखाना यार वहाँ, शीलिंग में नहीं गिल्ली, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है कि मोनोसिटिक ज़्यादा दिखेंगे, तो इसमें क्या है, मोनोब्लास्ट सेल्स ज़्यादा दिखेंगे और हमारे प्रोमाइलोसाइट्स जो हैं वो थोड़े बहुत दिख रहे होंगे, ठीक है। ये हो गया। अब मोनोसाइट्स के साथ साथ जो उन्हें बना रहे हैं प्रिकर्सर्स, मोनोब्लास्ट, वो भी ज़्यादा दिखेंगे, ये चीज़ होगी और ये एस्ट्रेस पॉजिटिव होगा। फिर हम आगे अब हमारे WBCs की सीरीज़ छोड़ी दो, उसको त्याग दो, उसके अलावा कौन सी सीरीज़ है, RBCs। तो RBCs दिखना शुरू हो गए हैं ज़्यादा ही, मतलब WBCs बिल्कुल ही नहीं बन रहे, उसके अलावा हमारे RBCs ज़्यादा दिखना शुरू हो गए। तो एक्यूट इरिथ्रोल्यूकीमिया मतलब RBCs दिखना शुरू हो गए, तो इसको हम बोलते हैं डी गुलेमो सिंड्रोम, ना भी याद रहे कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसमें इरिथ्रोब्लास्ट प्रोडोमिनेट कर जाते हैं, माइलोब्लास्ट भी थोड़े बहुत दिख रहे होते हैं, ठीक है, वो भी इंक्रीज़ होते हैं। तो इरिथ्रोब्लास्ट की कौन सी स्टेन है, पास पॉजिटिव, और माइलोब्लास्ट क्योंकि ब्लास्ट के लिए कौन सी है, माइलोपेरोक्सीडेज, वो भी पॉजिटिव। M7 में अब RBCs के बाद अगला नंबर तुम्हारा क्या है, प्लेटलेट्स, वो बढ़ गए, एक्यूट मेगाकैरियोसाइटिक ल्यूकीमिया। अब इसमें क्या है कि मेगाकैरियोसाइट्स जिससे ब्लास्ट प्लेटलेट्स बनने हैं, ठीक है। प्लियोमॉर्फिक मतलब जिसने अलग अलग फॉर्म्स लेनी है, ब्लास्ट वो प्रीडोमिनेट हो गया और तुम्हारी प्लेटलेट्स बढ़ गए, तो एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडीज़ भी तुम्हारी बढ़ गई, तो ये क्या प्लेटलेट पेरोक्सीडेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। अभी एक बार दोबारा देखते हैं। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में हमने बोला कि हेट्रोजीनस स्प्रेड है इसका और ब्लड बोन मैरो में जाएगा और इसकी बेसिकली एडल्ट्स में कॉमन होता है, ये MCQs तुमसे पूछ सकते हैं तो ये ध्यान रखना। उसके बाद इसकी 2 क्लासिफिकेशन है, एक फैब क्लासिफिकेशन, एक हू क्लासिफिकेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाली WHO। तो फैब क्लासिफिकेशन में हमने बोला सबसे पहले हमारा होता है M नॉट। M नॉट हमने क्या बोला कि जो हमारे वो है M नॉट में कि मिनिमली डिफ्रेंशिएटेड है, AML अभी ज़्यादा उसमें पता ही नहीं लग रहा। तो MO में क्या है हमारा कि तुम्हें वो दिखेंगे, ब्लास्ट सेल्स ज़्यादा दिख रहे होंगे और साइटोलॉजिकल और केमिकल फीचर्स इतने नहीं दिख रहे होंगे। अब इसमें माइलोपेरोक्सीडेज क्या होता है, पॉजिटिव। उसके बाद तुम्हारा आ गया विदाउट मैच्योरेशन, मतलब जिनमें भी मैच्योरेशन शुरू नहीं हुई, तो वो कौन से हैं, तुम्हारे माइलोब्लास्ट। तुम्हारे माइलोब्लास्ट जो है कंपेरेटिवली ज़्यादा होंगे और रॉड्स दिख सकते हैं, ठीक है। माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव होगा। फिर तुम्हारा आ गया था मैच्योरेशन के साथ, उसमें कौन सा दिखेगा, माइलोसाइट और प्रोमेटामाइलोसाइट्स, इसमें भी माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव। फिर तुम्हारा आ गया प्रोमाइलोसिटिक, अब तुम्हारे मिनिमली डिफ्रेंशिएटेड, विदाउट मैच्योरेशन और मैच्योरेशन वाले हो गए। फिर तुम्हारा आएगा प्रोमाइलोसिटिक वाले दिखने शुरू हो जाएंगे, तो इसमें और रॉड्स भी दिख रही हैं। फिर तुम्हारा माइलोमोनोसिटिक, अब माइलोमोनोसिटिक आ गया और नेगेले टाइप बोल दिया, इसमें हमने मोनोसिटिक सीरीज़ बोला था और एस्ट्रेस बोला था दिखेगा। फिर अकेली मोनोसिटिक सीरीज़ आ गई, उसमें भी हमने बोला एस्ट्रेस दिखेगा। फिर एरिथ्रोल्यूकीमिया मतलब केले एरिथ्रोब्लास्ट दिख रहे हैं। फिर मैगोकैरियोसाइटिक की केले मैगोकैरियोसाइट्स दिख रहे हैं। तो ये तुम्हारी होगी फैब क्लासिफिकेशन। अब तुम्हारी अगली आती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्लासिफिकेशन, हू क्लासिफिकेशन। तो अब इसको देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की क्लासिफिकेशन को, अच्छा सा कलर लेके।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग में तुम्हें क्या बताया था, जो ब्लास्ट है तुम्हारे, ब्लास्ट हमने कितने % से ज़्यादा बोल रहे हैं, 20% से ज़्यादा तुम्हारे ब्लास्ट सेल्स होने चाहिए। अब इसकी 4 टाइप्स है, वहाँ हमने फैब में 8 टाइप्स बोली थी, यहाँ हमारी 4 टाइप्स है। अब 4 टाइप्स कौन सी है, अब उसने जेनेटिक अबनॉर्मेलिटीज़ के साथ अगर AML है, अब मान लो WBC सेल्स को ऐसे तो नहीं चार चढ़ा कि वो खुद से ही अलग से दिखने लग जाए, तो उनमें कुछ जेनेटिक अबनॉर्मेलिटीज़ आएंगी जिसकी वजह से वो ऐसे दिखते हैं। तो एक हो गया तुम्हारा जेनेटिक अबनॉर्मेलिटीज़ के साथ, ठीक है। फिर तुम्हारा AML विद मल्टीलाइनेज डिस्प्लेसिया। यार मल्टीलाइनेज डिस्प्लेसिया क्या होता है, अब मान लो तुम्हारा मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, या तुम्हारा कल पेपर है लेट से मान लो, और तुम्हें पढ़ा नहीं हुआ, तो तुम्हें पता है ना कि फ्यूचर में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, कि कितने के नंबर आएंगे, क्या गैस होगा। तो उसलिए उससे समझो कि MDS क्या है, एक कंडीशन है प्रायर टू अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। सेल्स जब माइलॉइड ल्यूकीमिया में जाने वाले होते हैं ना, उससे पहले जो उनका हाल होता है ना, उसे मल्टीलाइनेज डिस्प्लेसिया बोलते हैं सीधी सी भाषा में। तो अब तुम्हारे जो हाल है उसके बाद तुम पेपर देने जाओगे या ना जाओगे, वो डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें भी MDS के बाद एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया होगा ही होगा, उसको देना ही पड़ेगा, उसकी मजबूरी है, चाहो या ना चाहो वो अलग मैटर है, ठीक है। तो इसलिए MDS के बाद भी जो मल्टीडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम होता है, मल्टीलाइनेज डिस्प्लेसिया होता है, ठीक है। अब इसके बाद भी AML हो सकता है, तो वो वाले कंडीशंस उसने ले लिए। अब ज़रूरी तो नहीं है कि MDS के थ्रू ही पेपर देना हो, ठीक है। यहाँ पे MDS के बाद ही AML हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब कुछ जाने क्लास आके पेपर देंगे, कुछ भी ना आए, तो वैसे समझो। तो अब कुछ सेल्स क्या है कि बिना MDS के रिलेटेड, जैसे किसी में जेनेटिक अबनॉर्मेलिटी आ गई, तो वो भी हम लोग क्लासीफाई करेंगे। उसके बाद आगे AML एंड MDS थेरेपी रिलेटेड, ठीक है। अब कोई बंदा थेरेपी ले रहा था MDS को ठीक करने के लिए, बट उसके बाद भी उसको AML हो गया, उसके बाद वो वाली एग्जाम्पल्स आ गई। उसके बाद जिसको हम कैटेगराइज ही नहीं कर पा रहे, वो AML आ गया, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि जेनेटिक अबनॉर्मेलिटीज़ कौन कौन सी हो सकती है, क्या क्या जेनेटिकली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब इसमें क्या है, नॉर्मली ट्रांसलोकेशंस ज़्यादा होती हैं, मतलब इधर वाला ट्रांसलोकेशन क्या होता है, वो यार वो तो तुम्हें पता है ना कि इधर वाला क्रोमोसोम्स का कुछ हिस्सा उठ के दूसरे वाले क्रोमोसोम पे आ गया, तो वो होगी ट्रांसलोकेशन। अब इसमें किसकी होती है, 8 और 21 की, बेसिकली 8 और 21 याद रख लो कि 8 और 21 की ट्रांसलोकेशन होती है, ठीक है। उसके बाद तो हमारा आगे आ गया। अब इसमें क्या होता है, P13 और Q22, एक ये याद रख लो, 8 और 21, 3 और 22, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, 15 और 17, ये याद रख लो। अब ये बेसिकली कौन कौन सी अबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, वो पॉइंट्स आ गए तुम्हारे, और इसके अलावा अलग अबनॉर्मेलिटीज़ तो हो सकते हैं। तो 8 और 21, 13 और 3 और 22, फिर 15 और 17, ठीक है। ये तुम्हारी हो सकती हैं अबनॉर्मेलिटीज़, कौन कौन सी ट्रांसलोकेशंस हो सकती हैं, 8, 21, 3, 22, 15, 17, ठीक है। अब MDS के बाद तुम्हारा हो सकता है AML, ये हो गया विदाउट एंटीसीडेंट MDS एटलीस्ट, कहता है कि कम से कम तुम्हारा MDS या MPD कुछ टाइम से हो रहा होगा तो तुम्हें होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा थेरेपी रिलेटेड। अब थेरेपी तुम लोग क्या कर रहे हो, रेडिएशंस दे रहे हो कैंसर्स वगैरह में, तो अल्कलाइलेटिंग एजेंट होते हैं और एक एसाइलेटिंग एजेंट होते हैं। न्यूप्लेजिया की जब मैं वीडियो डालूंगी उस पर ट्राई करूँगी डाल दूँ, तो उसके थ्रू क्या पता लग जाएगा। फिर टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर रिलेटेड होता है, ठीक है, अल्कलाइलेटिंग एजेंट और टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर रिलेटेड। तो ये तुम्हारा वो हो गया, एक अल्काइलेटिंग एजेंट, टोपोमरेज आइसोमरेज 2 रिलेटेड। फिर AML नॉट कैटेगराइज अदरवाइज, मतलब जिसको हम कैटेगराइज नहीं कर पा रहे, जो है ये वही क्लासिफिकेशन जो फैब ने दी थी, वो भी WHO ने ऐड कर दी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO नहीं कहना चाहिए, उसने ऐड कर दी, ठीक है। मिनिमली डिफ्रेंशिएटेड M1 विदाउट मैचुरेशन MO विद मैचुरेशन M1। फिर हमारा माइलोमोनोसिटिक वो ऐड कर दिया उसने। फिर तुम्हारा आगे वो आ गया, कौन सा आ गया, मोनोब्लास्टिक आ गया, एरिथ्रोइड आ गया, मेगाकैरियोसिटिक आ गया,
उसके बाद क्या है कि बेसोफिल बढ़ना शुरू हो गए, तो एक्यूट बेसोफिलिक माइलॉइड सारकोमा वाला पॉइंट हो गया। फिर हमारा पैन माइलोसिस विद माइलोफाइब्रोसिस। माइलोफाइब्रोसिस क्या होता है ये हम आगे वीडियोस में देखेंगे। तो अभी के लिए बस तुम ये समझ लो कि अल्टीमेटली अगर तुम्हारा प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर भी बढ़ जाता है ना, तो उसकी वजह से तुम्हें माइलोफाइब्रोसिस हो जाती है। तो तुम्हें ये याद होगी चीज़। अब हमने बोला 8 और 21, इसको याद करने का कोई भी मोनिका का बनाओगे तो यार मुझे भी बता देना, ठीक है। 15 और 17, 3 और 22। फिर हमारा MDS आ गया और हमारा AML रिलेटिंग थेरेपी वाला, एल्कलाइटिंग एजेंट, रेडिएशन, टोपोइसोमरेज 2 इनहिबिटर। और अदरवाइज अनकैटेगराइज जो है वही वाली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की क्लासिफिकेशन, मिनिमली अनडिफरेंशिएटेड विदाउट मैचुरेशन, विद मैचुरेशन, माइलोमोनोसिटिक, मोनोब्लास्टिक, एरिथ्रॉइड, मेगाकेरोसाइट, बेसोफिल वगैरह। तो ये तुम्हारा हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की क्लासिफिकेशन और वर्ल्ड फैब क्लासिफिकेशन। अब क्लिनिकली ये कैसे दिखता है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है। अब तुम्हारी बोन मैरो फेलियर हुई है क्योंकि तभी ये कुछ ना कुछ गलत बन रहा है, तो बोन मैरो फेलियर के फीचर्स और तुम्हारे ऑर्गन्स अलग अलग इन्फिल्ट्रेट हुए हैं उसके फीचर्स। अब तुम्हारे WBCs बढ़ने हैं, तो जगह तो उतनी है, जो बना रहे हैं वो भी उतने के सेल लिए बोन मैरो में बनने हैं, RBCs और WBCs भी। तो अगर तुम्हारे WBCs मेच्योर या इमेच्योर जो भी कह लो, इम्पावर कर रहे हैं बेसिकली इमेच्योर ही, तो RBCs तुम्हारे कम हो जाएंगे। अगर तुम्हारे RBCs कम हो जाएंगे तो क्या होगा, एनीमिया। तो एनीमिया के फीचर दिखेंगे, पेलर, लेथार्जी, डिस्निया, ये हो गया। उसके बाद तुम्हारे प्लेटलेट्स हो चुके हैं अब कम, प्लेटलेट्स भी कम हो जाएंगे क्योंकि मैंने अभी तो तुम्हें समझाया, ठीक है, कि अगर WBCs वाले बढ़ रहे हैं तो बाकी सेल्स कम हो जाएंगे। तो प्लेटलेट्स कम होते हैं तो प्लेटलेट्स ने क्या कराना है, ब्लीडिंग, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, फिर इन्फेक्शंस हो जाएंगी क्योंकि WBCs इम्यूनिटी से रिलेटेड है, वो कम हो गए तो इन्फेक्शन के और फीवर के चांसेस बढ़ गए। तो ये तुम्हारे बोन मैरो के। और ऑर्गन इन्फिल्ट्रेशन में क्या है, तुम्हारी पेन एंड टेंडरनेस होगी बोन्स की, लिम्फोडिनोपैथी हो सकती है, और उसके बाद स्प्लीन में ज़्यादा बन रहे तो ज़्यादा टूटने के, स्प्लीनोमेगाली, हिपैटोमेगाली, ल्यूकीमिया इन्फिल्ट्रेशन किडनीज में जा सकता है, ठीक है। गम की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, माइलॉइड सारकोमा हो जाएगा और मेनिंजियल हो जाएगा। अब देखो स्प्लीनोमेगाली ये तो याद रहेगा तुम्हें, हिपैटोमेगाली ये याद रहेगा, किडनी में इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं और गम में, बस इससे ज़्यादा याद भी नहीं रखना। अब आ गया लैब डायग्नोसिस की, तुम डायग्नोसिस कैसे करोगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से हम समझते हैं। अभी तक जो समझ नहीं आया वो तुम कमेंट में पूछ सकते हो। बेसिकली मैंने ट्राई किया जितना इजीली मैं बता पाऊँ मैंने बताने की कोशिश की है, ठीक है। अब जो हमारा AML है, हमारे AML का डायग्नोसिस हम कॉम्बिनेशन ऑफ रूटीन टेस्ट से करते हैं। हम लोग ब्लड पिक्चर चेक करेंगे कि हाँ हमने ब्लड सैंपल लिया है, उसमें हमारे सेल कैसे दिख रहे हैं। अब हमने बोन मैरो की एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उसकी एस्पिरेशन या बायोप्सी वगैरह कर सकते हैं सेल्स की, और कुछ हम लोग स्टेन्स वगैरह यूज़ करते हैं जिससे हम इन्वेस्टिगेट कर पाए, ठीक है। अब ब्लड पिक्चर्स में हमारा क्या है, सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था अनीमिया दिखेगा तुम्हें RBCs जो है कंपेरेटिवली कम दिख रहे होंगे। तो तुम्हें जो RBCs की मेच्योर फॉर्म है रेटिकुलोसाइट्स वो दिख रही होगी कंपेरेटिवली। तो अनीमिया इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन AML। और इसमें क्या हो सकता है, सीवियर हो सकता है, प्रोग्रेसिव और नॉर्मोक्रोमिक हो सकता है, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया, बस इससे ज़्यादा भी देखो नहीं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब तुम्हारे प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे, तो वो वाले पिक्चर्स हो गए। अब तुम्हारे WBCs जो हैं, अब ये सारी रीड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। WBCs के साथ तुम्हारे क्या हो सकता है कि उसकी रेंज जो है नॉर्मल से चेंज हो जाएगी, सब नॉर्मल टू मार्केटली एलिवेटेड, कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। बढ़ना इन द सेंस ये कह रहा है कि इमेच्योर वाले बढ़ेंगे, मेच्योर वाले नहीं बढ़ रहे। तो तुम जब देखोगे तुम्हें अलग से सेल्स ही दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये वही बात होगी कि बढ़ रहे हैं। मोर ऑफन देयर इज़ प्रोग्रेसिव राइज इन वाइट सेल विच में एक्सीड्स इन मोर एडवांस। मेजॉरिटी कौन से इंक्रीज होते हैं, आर ब्लास्ट जो तुम्हें ज़्यादा दिख रहे होंगे। मैं बोला था ना ब्लास्ट कितने से ज़्यादा हो जाएंगे, 20% से ज़्यादा फैब क्लासिफिकेशन, 20% से ज़्यादा वर्ल्ड हेल्थ क्लासिफिकेशन और 30% से ज़्यादा फैब क्लासिफिकेशन, ये चीज़ होगी, ठीक है। उसके बाद हमने बोला था कि इनकी मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो ब्लास्ट सेल्स की, जिसके थ्रू तुम लोग हम बता सकते हो कि हाँ एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है, ठीक है। उसके बाद कुछ स्मीयर सेल्स जो हैं द पेरिफेरल रिप्रेजेंट, हाँ तो अब इसमें क्या है कि हमारे अगर इमेच्योर बन रहे हैं तो वो टूटेंगे भी जल्दी से, तो तुम्हें कुछ स्मीयर सेल्स भी दिख रहे होंगे। ये पॉइंट हो गया। अब आगे देखते हैं।
ये याद रहेगा ना, एक तो तुम्हें एनीमिया याद रहेगा, फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, फिर वाइट ब्लड सेल्स जो है हमारे लो नॉर्मल दिख रहे हैं, ये होगी तुम्हारा। उसके बाद आगे अब तुमने बोन मैरो की एग्जामिनेशन की। अब तुम जब बोन मैरो की एग्जामिनेशन करोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, पहले हम बात करते हैं सेल की। हाइपर सेलुलर दिखेगी, नॉर्मल से ज़्यादा वो WBCs बना रही है, इमेच्योर वाली, ठीक है। अब समटाइम्स ब्लड ट्रैप और ड्राई टैप अकर्स। अब ब्लड टैप और ड्राई टैप ये क्या होता है, ड्राई टैप मे बी ड्यू टू पैन, मतलब नॉर्मली तुम्हें कम सेल्स दिख रहे होंगे, ड्राई से दिख रहे होंगे, क्यों, पैनसाइटोपिनिया हो रखा है, जो नॉर्मली सेल्स होने चाहिए वो है नहीं, उसके अलावा दूसरे ही हैं, ठीक है। और कई बार क्या है ब्लड टैप, मतलब तुम्हें कई बार दिखेगा कि बहुत, ड्राई टैप मतलब तुम्हें बहुत कम सेल्स दिख रहे हैं, ब्लड टैप मतलब तुम्हें बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो पैनसाइटोपिनिया हो रखा है, तुम्हें नॉर्मली सेल्स कुछ एरियाज़ में दिखेंगे नहीं, और कुछ जगह में तुम्हें इतने ज़्यादा पैक्ड ल्यूकीमिक सेल्स दिखेंगे ना कि तुम उसे एस्पिरेट भी नहीं कर पाओगे ईजिली, क्योंकि वो एक दूसरे से ऐसे चिपके होंगे और रेटिकुलेन फाइबर्स के थ्रू ऐसे जुड़े होंगे प्रॉपरली, ठीक है। उसमें हम रिफाइन बायोप्सी करते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। इसको एक बार दोबारा देखो, क्या था, कुछ नहीं था इसमें। अब इसमें हमने क्या बोला कि सेलुलरिटी, एक तो बोन मैरो तुम्हारी क्या हुई होगी, हाइपर सेलुलर हुई होगी। हाइपर सेलुलर बोन मैरो होने की वजह से तुम्हारा क्या होगा, ड्राई टैप कर सकते हो या ब्लड टैप हो सकता है। ड्राई टैप क्या है, पैनसाइटोपिनिया। पैनसाइटोपिनिया पता है ना क्या होता है, सब कुछ डिक्रीज हो जाना, RBCs कम है, तुम्हारे WBCs मैच्योर वाले कम है, तो पैनसाइटोपिनिया कुछ एरियाज़ में वो रखा होगा, और कुछ एरियाज़ में ब्लड टैप, कुछ में बहुत ज़्यादा ही सेल्स पड़े होंगे तुम्हारे ल्यूकीमिया वाले, जिसको एस्पिरेट कर पाना भी औखा है, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी सेलुलरिटी। फिर तुम्हारा आ गया ल्यूकीमिक सेल्स आ गए। अब ल्यूकीमिक सेल्स क्या हैं, ये नॉर्मली टाइटली पैक्ड ब्लास्ट सेल्स होते हैं, क्योंकि ब्लास्ट बहुत ज़्यादा हो गए, जगह तो उतनी की है ना, तो वहाँ पे ऐसे फिर बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो अब हम इनको फैब क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हम पता कर सकते हैं। और स्टेन्स कौन सी यूज़ करनी है हमने, रोमावॉन्स की स्टेन्स। कौन सी स्टेन यूज़ कर रहे हैं हम, रोमावॉन्स की स्टेन्स याद कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कौन सी होती हैं, ये लिशमन स्टेन्स वगैरह होती हैं बेसिकली, तो ये हम लोग आगे जब आएगा तब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ होगी। अब उसके बाद तुम क्या चेक करोगे, एरिथ्रोपोइसिस देख सकते हो। एरिथ्रोपोटिक सेल्स जो है हमारे, वही यार RBCs तुम्हारे कम होंगे, मेगाकैरियोसाइट्स प्लेटलेट्स भी तुम्हारे डिक्रीज्ड होंगे। उसके बाद तुम लोग क्या कर सकते हो, क्रोमोसोमल एनालिसिस कर सकते हो, ये हो गया, इसको छोड़ दो अभी के लिए। इम्यूनोफिनोटिपिक कर सकते हो, मतलब तुम लोग मार्कर्स चेक कर सकते हो। तो प्राइमरी मार्कर्स कौन से होते हैं हमारे, CD13, 33, 34, 41, ये तुम मार्कर्स चेक कर सकते हो। 13, 33 याद रख लो, 33 वाले, 13, 33, ठीक है। फिर 34 ये याद रख लो, ये मार्कर्स चेक कर सकते हो। अब साइटोकेमिस्ट्री ये तो तुम्हें मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर तो तुम्हारा माइलोपेरोक्सीडेज आ रहा है, तो माइलोपेरोक्सीडेज तुम्हारा इमेच्योर माइलोब्लास्ट सेल्स के लिए होता है, तो वो उसका मार्कर है। अब सडन ब्लैक तुम्हारा इमेच्योर सेल्स के लिए होता है, तो वो भी पॉजिटिव आएगा। तो ये तुम्हारे वो पॉइंट हो गए, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा बचा पीरियोडिक एसिड शार्प स्टेन्स, ये तुम्हें मैंने बताया था एरिथ्रोब्लास्ट को चेक करने के लिए, वो पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम आ गया नॉन स्पेसिफिक एस्ट्रेस, ये मैंने मोनोसाइट सेल्स के लिए तुम्हें बताई थी, ये चीज़ होगी। उसी तरह होती है एसिड फॉस्फेटेज, वो भी के लिए छोड़ दो, बहुत है इतना। फिर तुम्हारा क्या है, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस क्या कर सकते हो तुम, म्यूरामिडेज को चेक करवा सकते हो और यूरिक एसिड को चेक करवा सकते हो। अब म्यूरामिडेज क्या है कि जब माइलोमोनोसिटिक सेल्स इंक्रीज़ होते हैं और मोनोसिटिक सेल्स इंक्रीज़ होते हैं तो इसका लेवल भी इंक्रीज़ हो जाता है। यूरिक एसिड का भी इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल्स जो हैं बढ़ रहे हैं, तो अगर वो बढ़ रहे हैं तो तुम ड्रग्स भी बहुत ज़्यादा दे रहे हो साइटोटॉक्सिक, तो वो टूटेंगे भी ज़्यादा। तो ये तुम्हारा हो गया एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया का सारा। ट्रीटमेंट्स हमने पढ़ना नहीं है क्योंकि वो हमारा पार्ट है नहीं पैथो का, तो ये तुम्हारा सारा होगा। तो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में तुम्हें क्या आना चाहिए, तुम्हें फैब क्लासिफिकेशन अलग से पूछ सकते हैं, जिसमें M0 से लेके M8 तक था, M0 से M8। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पूछ सकते हैं, वहाँ पे सेल्स कौन से थे, 821, 322, 517, ये एक बार याद कर लेना। MDS के साथ, MDS के बिना, फिर अलग रीजंस में सेम फैब क्लासिफिकेशन ही लिखनी है। फिर बोन मैरो में क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं कि वो सेल्स बढ़ेंगे, बाकी कम हो जाएंगे, एनीमिया वगैरह, ठीक है। पेन, टेंडरनेस, स्प्लीनोमेगाली वो लिख लोगे, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये सब हो गया। ड्राई टैप कर सकते हो, ब्लड टैप, ड्राई टैप और ब्लड टैप। ब्लड टैप के लिए तुम क्या करोगे, टर्फीन बायोप्सी करोगे,
ल्यूकीमिया सेल्स को चेक करने के लिए रोवंस्की स्टेन्स यूज़ करोगे, एरिथ्रोपोएसिस, मेगा कैरियोसाइट्स कम हो जाना, वो सारे पॉइंट्स हो गए। उसके बाद तुमने माइलोपेरोक्सीडेज का मैंने बताया था, फिर सडन ब्लैक का बताया था। उसके बाद तुम्हारी पीरियोडिक एसिड शार्प स्टेन और नॉन स्पेसिफिक एस्ट्रेस। तो ये तुम्हारा हो गया एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया। अगली हम करेंगे क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकीमिया। कोई डाउट हो तो बताना।